हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं बीपीएससी 3 में, यानी कि बीपीएससी का जो पेपर होता है हिंदी का टीजीटी पीजीटी वाला, उसमें आपका जो भाग 3 होता है वो आपका हिंदी का होता है, जिसमें से आपके 80 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। अगर आप 80 क्वेश्चन सही कर लोगे, 80 में से अगर आपने 75 क्वेश्चन भी सही कर लिए, तो आप समझो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस 110% हैं, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो आज हम हिंदी के पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे और ऐसे हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, विद एक्सप्लेनर के साथ। ठीक है, तो 71 में पहला है, इनमें कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ठीक है, कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। तो देखो, पहले तो ये जान लो राजस्थान की बोली कौन कौन सी है। तो हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की 6 बोलियाँ हैं। कितनी बोलियाँ हैं बेटा? 6 बोलियाँ। कौन कौन सी है? मारवाड़ी एक तो हो गई आपकी, मालवी हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपकी क्या आ जाएगी? जयपुरी। ठीक है, इसके बाद आपकी जयपुरी हो गई है। फिर आपकी आ जाएगी निमाड़ी, निमाड़ी हो गई है। और आपकी एक आ जाएगी अहीरवाटी, अहीरवाटी। ये आपकी 6, यानी कि एक तो आपकी मारवाड़ी हो गई, मालवी हो गई, ठीक है, जयपुरी हो गई, निमाली हो गई, निमाड़ी हो गई और अहीरवाटी हो गई। ठीक है, और एक मेवाती और है, एक मिनट रुकना, यहाँ लिख दूँ, मेवाती। ठीक है, एक मेवाती। ये 6 बोलियाँ हैं, किसकी हैं? राजस्थान की हैं। अब आपको पता चल गया होगा कौन सी नहीं है। तो आपके पास है बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेमचंद का जो अपूर्ण उपन्यास था, यानी कि प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा था जिसको वो पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो वो किसने पूरा किया, यानी कि अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। क्या है ये? मंगलसूत्र है। और ये मंगलसूत्र ये अपूर्ण यानी कि आधा लिखा गया था, लेकिन बाद में इसको अमृत राय, ठीक है, अमृत राय के द्वारा 1948 में 1948 में क्या किया गया था? पूर्ण किया गया था, यानी कि कंप्लीट किया गया था मंगलसूत्र को, जो प्रेमचंद ने लिखा। अब प्रेमचंद के कुछ और, यानी कि रंगभूमि प्रेमचंद का है, सेवा सदन भी प्रेमचंद का है, प्रेमचंद के कुछ उपन्यास और हैं। ठीक है, जिनको देख लेते हैं। जैसे आपका एक गवन, ठीक है, एक गवन है, गोदान तो सबको पता होगा, मंगलसूत्र। तो 5 तो हमारे सामने ही है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि प्रेमचंद के उपन्यास कौन, लेकिन जब ये पूछे कि अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, ठीक है, तब आप मंगलसूत्र बताओगे। और इसे अमृत राय ने 1948 में कंप्लीट किया था। ओके, नेक्स्ट आपका 73 क्वेश्चन। इसमें सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से। तो आपको पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। मैं बता रही हूँ, आप सुन लेना। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो अब आपको देखो, संबंधवाचक इसमें है, प्रश्नवाचक इसमें है, ठीक है, गुणवाचक नहीं है। गुणवाचक विशेषण होता है। गुणवाचक क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। किसी का गुण या दोष के बारे में जब बताया जाता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं, लेकिन ये सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, तो आपसे नहीं ही पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 74 का आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। अच्छा, तत्सम मैंने आपको बताया था। तत्सम जो मान लो कोई भी शब्द में या तो 6 आ जाए, ठीक है, शा आ जाए, या फिर कोई भी वर्ड वो आधा आ जाए, आधा वर्ड आ जाए, तो ज़्यादातर आप ये केसेस में 99.9% की मैं बात कर रही हूँ कि वो आपका क्या होगा? वो आपका तत्सम होगा। ठीक है, उसके बाद कई केसेस में जाके तद्भव हो सकता है। तो देखो, तत्सम तत्सम शब्द है, आपसे ये पूछा है, तो एक स्थाई, ठीक है, ये तत्सम है कि नहीं? देखो यहाँ मैंने कहा कुछ कहीं छोड़ के, जैसे अब यहाँ पे स्थाई आधा आ गया, तो यहाँ ये तत्सम नहीं है। ठीक है, केवड़ा तो आपका हो जाएगा केतकी। क्या हो जाएगा आपका? केतकी। ठीक है, स्थाई। तो अब स्थाई आपका यहाँ आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, केतकी क्या है? एक तत्सम शब्द है। अब स्थाई, स्थाई का तत्सम क्या हो जाएगा? स्थाई। ठीक है, यहाँ पे ये वाला या नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे ई होना चाहिए, स्थाई। ठीक है, अब केवड़ा, केवड़ा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? केविका होगा। क्या होगा? केविका। ऐसे लिखा है, केविका। ठीक है बेटा, ओके, आगे देखो। आगे है रानी केतकी की कहानी प्रसिद्ध है, यानी कि रानी केतकी।
रानी केतकी की कहानी किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो ये आपके इसके राइटर हैं रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, अब लल्लू लाल की कौन सी है, प्रेम सागर। एक टोकरी भर मिट्टी किसने लिखी है, माधव सप्री ने लिखी है। ठीक है, तो ये याद रखना, यानी कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है, इंसा अल्लाह खान ने। प्रेम सागर किसने लिखी है, लल्लू लाल ने। और एक टोकरी भर मिट्टी किसने लिखी है, माधव सप्री ने। देखो एक बार कहीं कहीं ये और आता है सुख सागर और आता है पूछने के लिए। ठीक है, सुख सागर, एक सुख सागर, ये पूछा जाए कि सुख सागर किसकी रचना है। ठीक है, तो सुख सागर है आपकी सदा सुखलाल की। सुख से याद रख लेना, इनके राइटर है सदा सुखलाल। ठीक है, इसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी आपकी होगी माधव सप्रे की। ठीक है, इतना क्लियर। तो रानी केतकी की कहानी है इंसा अल्लाह खान की। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विरोध का भाव प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो योजक चिन्ह, सबसे पहले आपको पता है योजक चिन्ह, ये देखो योजक चिन्ह इस तरीके का होता है। ठीक है, कोष्ठक आपको पता, ब्रैकेट इस तरीके होता है। ठीक है, कोष्ठक किसी चीज़ को, स्पेशल चीज़ को क्लोज करने के लिए या उसको इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, अर्धविराम। क्या हो जाएगा बेटा, अर्धविराम। ये आपका थर्ड वाला आंसर है जिसमें विरोध आ जाए मिश्रित और संयुक्त वाक्य में। ठीक है, तो अर्धविराम लग के बनता है। आगे 77 का कह रहे किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। देखो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ कन्फ्यूज है, जैसे भारतेंदु लिखा है तो बच्चों को लगता है कि भारतेंदु है, ये भारतेंदु नहीं लिखी होगी। ठीक है, अब यहाँ पूछा नहीं किया है तो भारतेंदु ही नहीं किया है। भारतेंदु एक पत्रिका है, इसका संपादन राधाचरण गोस्वामी ने किया है। तो किसने किया है, राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी जी ने किया है। और अगर भारतेंदु की बात करें तो बाल बोधनी और कवि वचन सुधा, ये इस बार पेपर में पूछी भी गई थी। ठीक है, और ये कई बार, एक बार नहीं कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है। ठीक है, बाल बोधनी और कवि वचन सुधा ये किसने लिखी है, ये भारतेंदु ने लिखी है। ठीक है, और ये भारतेंदु को वो किसने लिखी है, ये राधाचरण गोस्वामी ने लिखी है। ठीक है, ओके बच्चों। ठीक, आगे क्वेश्चन है निम्न के कौन सदैव एक वचन रहता है। ठीक है, जिसको बहुवचन नहीं कर सकते। तो क्या करना है, जब ऐसे ऑप्शन आ जाए तो देखो ये दो तो आपको चेक ही नहीं करने, ये तो बाद में चेक करने होते हैं। जो तीन है उनको देखो पहले। कोई लड़का है उसका हम बहुवचन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, लड़का का लड़के हो सकता है, पुस्तक का पुस्तकों हो सकता है, पुस्तकें हो सकता है, लेकिन सहायता का सहायताओं नहीं हो सकता कि सहायताओं कर दो। सहायता हमेशा एक सिंगल में रहता है, तो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त रहने वाला शब्द यही है। कौन सा है, यही। अब इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं तो वो देख लो भाई। आज सहायता पूछा, कल कुछ और पूछ सकता है। सोना हो गया, ठीक है, चांदी, सौंदर्य हो गया, दल हो गया, ग्रुप कह सकते हैं, आकाश हो गया। ये क्या है, ये हमेशा एक वचन में ही काउंट हो गए हमेशा। आप चाहे बहुवचन के साथ यूज करो, किसी में भी यूज करो, ये एक वचन में होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे सहायता। ठीक है, सहायता। आगे लिखा है, आगे क्वेश्चन पूछा घास फूस में कौन सा समास है। घास फूस, देखो पहले ये देखो कि इनमें से जो कहीं है, देखो द्विग समास क्या होता है, द्विग में ये देखो दो जैसी साउंड आ रही है। वही जहाँ संख्या आ जाए तो वह कौन सा समास हो जाएगा, संख्या वाला द्विग समास हो जाएगा। अभिविभाव समास, जहाँ पहला पद आपको पता होगा, ठीक है, चेंजेस ना आए, ठीक है, तो आपका अभिविभाव समास हो गया। अब घास फूस को तोड़ोगे तो क्या होगा, घास और फूस, इस तरीके से बनेगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं, ये जो योजक चिन्ह आ रहा है ना, इस ऐसे चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है बेटा, द्वंद्व समास होता है। अब जैसे द्विग समास का एक उदाहरण ले लो, जैसे मैंने कहा चौराहा, चार रास्तों का समूह, वही चौराहे में क्या आ रहा है, चार आ रहा है, चार एक संख्या है, तो किस में आ जाएगी, द्विग समास में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया फिलहाल, द्वंद्व समास। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा शिक्षक, संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शिक्षक। ठीक है,
सॉरी बेटा, अब देखो समूहवाचक नहीं हो सकता, समूहवाचक में जहाँ ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो, ग्रुप की बात हो रही है, वो समूहवाचक होगा। अब यहाँ बात की व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में वो संख्या आती है जहाँ किसी का नेम या किसी के नाम की पर्टिकुलर नाम की बात आ रही हो। जातिवाचक संख्या होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी कि शिक्षक, शिक्षक क्या है, यहाँ सभी शिक्षकों की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ सभी शिक्षकों की बात हो रही है, तो ये कौन से उसमें आ जाएगा, जातिवाचक संख्या, ये कॉमन नाउन आपका हो जाएगा। फिर आगे राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, राम किताब पढ़ता है, भाई किताब कौन पढ़ता है, आपको क्या पूछा है, वाच्य। तो देखो वाच्य से रिलेटेड कुछ और चीज़ें मैं बता दूं कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, एक कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, जो तीनों आपके यहाँ पे लिखे हुए, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तवाच्य। अच्छा, कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्तवाच्य में इसका आंसर कर्तवाच्य, कर्तवाच्य में क्या होता है, यहाँ पे कर्ता प्रधान होता है, भाई कर्ता कौन है, किताब कौन पढ़ रहा है, राम, जब राम किताब पढ़ रहा है तो कौन सा हो गया, कर्तवाच्य, ठीक है। और क्रिया कैसी है यहाँ पे, आप कहते हैं राम पढ़ता है, ठीक है, क्या पढ़ता है, किताब नहीं निकल के आ रही है, ठीक है, समझ में आ गया। जब पढ़ता है क्रिया और क्वेश्चन करके, जैसे कोई क्रिया है, अगर आपको पता करना है कि इसमें ये सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया, तो आप क्वेश्चन करो कि राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्या करके आपने क्वेश्चन किया, जब आपने क्या करके क्वेश्चन किया आपको आंसर मिला किताब पढ़ता है, तो आपका इसमें इसका मतलब आपने सकर्मक है, ठीक है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो रही है, ठीक है, तो किताब कौन पढ़ता है, राम, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो गया, कर्तवाच्य हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कर्मवाच्य की, साथ में इसको भी समझ लो। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म प्रधान होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया कर्म, यहाँ पे कर्म क्या है, राम क्या कर्म कर रहा है, भाई किताब पढ़ने का कर्म कर रहा है, तो कर्मवाच्य आपका क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। अब भाववाच्य होता है जहाँ फील्स आ जाए, यानी कि जैसे अर्थ प्रधान, यहाँ पे भाव की प्रधानता होगी, जैसे मैं कह दूँ कि मरीज से खाना खाया नहीं जाता या मरीज से चला नहीं जाता। अच्छा, मैं ये कह दूँ राम से किताब पढ़ी नहीं जाती, ठीक है, पढ़ी नहीं जाती, कोई काम हो नहीं रहा है, तो वो कौन, जहाँ पे भाव आ जाए कि राम से किताब पढ़ी नहीं जाती, ठीक है, तो आपका वो भाववाच्य हो जाएगा। लेकिन इसका फिलहाल आंसर क्या होगा, कर्तवाच्य, राम किताब पढ़ता है, तो आपका थर्ड आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग इतनी बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है, यानी कि भारत मित्र है, नागरी नीरद है, समालोचक है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, तो गुलेरी जी ने तो आपका यहाँ पे हो जाएगा गुलेरी जी का समालोचक, कौन सा हो जाएगा बेटा, समालोचक, समालोचक ये चंद्र शर्मा, इनका पूरा गुलेरी जी का नाम है चंद्रधर शर्मा, यानी कि चंद्रधर शर्मा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन टाइप के आते हैं, ठीक है, पत्रिका वगैरह से रिलेटेड। अगर मैं जितने करा रही हूँ उतने भी आप तैयार कर लोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र चंद्रधर शर्मा, ठीक है, यहाँ यानी कि समालोचक है। आगे अब आपसे बात करते हैं भारत मित्र किसने लिखा है, तो भारत मित्र आपका है बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, भारत मित्र आपका लिखा है बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, इन्होंने कब लिखा था, 1877 में, ठीक है। अब आपके पास एक और दिया है, बाल मुकुंद गुप्त ने कौन सा लिखा है, भारत मित्र लिखा है, ठीक है। आगे नागरी नीरद, नागरी नीरद किसने लिखा, बद्री नारायण चौधरी ने, किसने लिखा है बेटा, बद्री नारायण चौधरी ने। कब लिखा है उन्होंने, 1893 में, कब लिखा है, 1893 में। आई होप क्लियर होगा। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र का कौन सी है, तो समालोचक पत्र उनका, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 83 में आ जाओ। देखो डिस्कशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक क्वेश्चन के हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना बेटा, इसके साथ साथ, है ना। कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है, ठीक है, खर। देखो मूर्ख होगा नहीं, रावण होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, गधा, तो गधा की और देख लो, खर हो गया, गधर्व हो गया, गर्धव भी कहते हैं इसको, खोता हो गया, ये नोट कर लेना, खोता हो गया, और धूसर हो गया, ये किसके पर्यायवाची है, ये गधा के पर्यायवाची है। अच्छा, अब यहाँ पे रावण दे दिया है, तो रावण को दशानन भी कहते हैं, लंकेश भी कहते हैं, दशकंधर भी कहते हैं, ठीक है। मूर्ख देख लो, मूर्ख को क्या क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं नादान हो, नादान को मूर्ख कहेंगे, ठीक है। मूढ़ कहेंगे, एक मूढ़ शब्द है, ढाढ़क्कन बनाए, एक अन कहेंगे, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची है, मूर्ख के। तो आप देख रहे हो कि एक के साथ 2-3 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया खर का पर्यायवाची है, तो आपका गधा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा अथ का विलोम है, अथ, देखो अथ का अध होगा नहीं, अर्थ होगा नहीं, ठीक है, इति हो जाएगा। अथ का क्या हो जाता है, इति, ठीक है। ये
विलोम शब्द वाली मैंने क्लास अभी कराई हुई है पीछे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट की क्लास है, और उसमें कम से कम 100 तो होंगे, 100 से ज़्यादा विलोम शब्द अगर आप उसे कर लोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। आगे देखो 85 में क्या कह रहा है, वात्सल्य रस। वात्सल्य का मत होता है मतलब होता है प्रेम का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, भाई सूरदास जी को क्योंकि इन्होंने कृष्ण जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। कृष्ण ये सूरदास भी किस भक्ति से बिलोंग, कृष्ण भक्ति थे ना इनके, भाई सूरदास किसकी पूजा पाठ करते थे, कृष्ण भक्ति की। अब तुलसीदास की बात करें तो ये किसके थे, ये राम जी के थे, ठीक है। तो अब बिहारी, अगर ये बिहारी तो इनका ये बिहारी कौन है, ये रीतिकालीन कवि थे। बिहारी कौन थे, रीतिकालीन कवि थे। ये बिहारी जी कई बार आ चुके हैं कि रीतकालीन कवि कौन है, और 2 कवि अलग अलग दे दिए और बिहारी भी दे दिए तो बिहारी आपके रीतकालीन कवि हैं, ठीक है। आगे सूरदास आपको पता चल गया कृष्ण भक्ति और वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को ही कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है, ठीक है बेटा। मैंने अभी आपको कर्म वाच्य बताया था, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अब देखो इधर, उससे खाना नहीं खाया जाता, अब यह नहीं आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य हो जाएगा। मैंने कहा जब कोई काम ज़बरदस्ती हो नहीं रहा है, करवाया जाए, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, रोया नहीं जाता, तो ये इस तरीके से वर्ड आ जाए तो भाववाच्य। अब छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, किसके द्वारा, यहाँ पे देखो द्वारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पूछा कि कर्म वाच्य नहीं है, देखो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, देखो कर्म वाच्य का मतलब जहाँ कर्म ना आए, ठीक है, तो ये भाववाच्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा, इसमें क्या वो कर्म वाच्य में कर्म प्रधान है और क्रिया का संबंध कर्म से होता है। क्रिया का संबंध कैसे होना चाहिए, कर्म से। अब देखो बालक हंस रहा था, देखो कैसे हंस रहा था बालक, खिलखिलाकर, ठीक है। भाई क्रिया का संबंध कैसे है, कर्म से, तो आपका इसमें कौन सा हो गया, कर्म, सॉरी कर्म वाच्य नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा भाई, खिलखिलाकर क्या हो गया आपका, क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण है, यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ क्या आ गया, क्रिया विशेषण। भाई हंसना एक क्रिया हो गई, हंसना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और क्रिया की विशेषता क्या है, खिलखिलाकर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 87 में दोपहर के बाद का समय, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि शब्दों समूह के लिए एक शब्द, ये भी मैं आपको करा दूंगी, तो ठीक है, आप परेशान ना हो। तो ये भी आपको जाइए वहाँ पे उसमें चैनल में वीडियो पड़ी होगी, ठीक है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, उन वीडियो को एक बार देख लो। मैंने वही चीज़ों को रखा है हिंदी में, जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बिल्कुल भी मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है, ठीक है। तो दोपहर के बाद का समय क्या होता है बेटा, दोपहर के बाद का, ठीक है, बाद, ये ध्यान रखो, बाद का समय अपराह्न अब दोपहर के पूर्व, अगर बाद की जगह यहीं पे पहले लग जाता या पूर्व लग जाता तो क्या होता, पूर्वाह्न। वही पूर्व में देखो पू आ रहा है, पूर्व आ रहा है, और पूर्वाह्न में पूर्व आ रहा है, तो ये इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। अब एक वर्ड आपका आ गया हो गया मध्याह्न, ठीक है, क्या आ गया आपका, मध्याह्न। मध्याह्न का मतलब है दोपहर का समय, यानी कि कहते हैं ना, एक वर्ड सुना होगा गाँव की भाषा में, टीका टीक दोपहरी, ठीक है। तो दोपहर का समय क्या हो जाएगा, मध्याह्न हो जाएगा, यानी कि दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, और दोपहर का समय मध्याह्न, यानी कि दिन के बीचों बीच का समय, मध्य का समय, ठीक है। 88 में लिखा है, कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है, ठीक है। कबीर की उलटवासियों में देखो करोड़ रस तो इन्होंने लिखा नहीं है, समझ में आ गया। भीवत्स रस भी इन्होंने नहीं लिखा है। अद्भुत रस इन्होंने व्याख्या की, कबीर जी ने किसकी की है, अद्भुत रस की। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पानी बीच मीन प्यासी मोय सुन सुन आवत हंसी, यानी कि मीन का मतलब मछली, यानी कि पानी के बीच में रहकर भी मछली प्यासी है, तो ये सुन सुन के मुझे क्या आ रही है, हंसी आ रही है। फिर उन्होंने एक वर्ड और लिखा था, कबीर दास के उल्टा बानी बरसे कंबल भीजे पानी, यानी कबीर दास की बाणी कैसी उल्टी है, कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। इन्होंने हमेशा उलटवासी मतलब उल्टे सीधे वर्डों का यूज किया है, पर उनकी बातों में बहुत ही गहराई है, ठीक है। तो 88 का आंसर हो गया। आगे 89 में क्या कह रहा है बेटा, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला एक शब्द है, उसके लिए एक अनेकार्थी शब्द क्या होगा। देखो अब तो मेरी बात तो ये ध्यान से देखो, एक तो मोती आ गया और पानी आ गया, कमल आ गया, तो तुम ये भी ध्यान रख सकते हो, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा। भाई जलद नहीं होगा, ठीक है, जलद किसका होता है, ये बादल का होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे दा है लास्ट में, और
कमल में पंकज, जलज, सरोज, सब में जो कमल के पर्यायवाची होते हैं उसमें सब में लास्ट में जा आ रहा है, ठीक है। तो बादल इसकी यानी कि जलद की पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जलद नहीं होगा, ठीक है। इंद्रधनुष तो होगा ही नहीं। अब क्या बचा आपका निकार्थी, कमल, तो ये थर्ड वाला जलद, यही आपका आंसर हो जाएगा कमल का, ठीक है। आगे लिखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, यानी कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आगे देखो आगे है वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित यानी कि जिसके नीचे रेखा है वो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, कि वे आम के पेड़ हैं। देखो मैं ये कहती कि कुछ आम के पेड़ हैं, कुछ मतलब पता नहीं कितने कुछ, तो वो आपका कौन सा हो जाता, जैसे मैं तीन आपको दी, मैं तीनों ऑप्शन आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है। जैसे आपका ये देखो, अब देखो यहाँ पे निश्चयवाचक आपको पता है ये हो गया, ठीक है। निजवाचक में क्या होता है बेटा, निजवाचक में हम सेल्फ अपने लिए बात करते हैं, सेल्फ मतलब खुद के लिए बात करते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जैसे कहता मैं अपनी गाड़ी से बाज़ार गया, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, तो इसमें जैसे स्वयं आ गया, एक स्वयं आ गया, ठीक है, खुद आ गया, ये शब्द कैसे हैं, ये आपके निजवाचक सर्वनाम आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है बेटा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड आता है, यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे, यहाँ क्वेश्चन किया जाता है, क्या हुआ खाना खा चुके, क्या हुआ बाजार जा रहे हैं, तो इस टाइप के जो वर्ड्स आएंगे वो प्रश्नवाचक में आएंगे, ठीक है बेटा। तो वे आम के पेड़ हैं, ये बात निश्चित है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। आगे देखो 92 क्वेश्चन में क्या लिखा है, जाके प्रिय न राम बेदेई तजिए ताही कोटि वैरी सम जदिप परम सने, यह किसकी पंक्ति, आपको ये बताना है, यानी कि जाके प्रिय न राम। देखो भाई राम शब्द आ गया, एक कुछ सब बोल रहे हो, एक राम की बात कर लो, तो मैंने भी आपको बताया था कि राम की बात कौन करता है, भाई राम की बात कौन करता है, जैसे तुलसीदास जी, कौन बात करता है राम की, तुलसीदास जी, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास, ठीक है। आगे तरल का ब्लोम, आगे देखो तरल का ब्लोम, अब ब्लोम शब्द आ गए, भाई सरल होगा नहीं, क्षीण होगा नहीं, तरल का मतलब लिक्विड, तो तरल का क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अब सरल की बात करें तो सरल का क्या हो जाएगा, जटिल, सरल का क्या हो जाएगा, जटिल। तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण का हो जाएगा कुंठित, कुंठित। बेटा हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ही क्लियर करना, ठीक है। चलिए आगे देखो 94 हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, यानी कि दक्षिणी हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदी उर्दू मिश्रित। भाई हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी और उर्दू दोनों को मिला के आपकी एक भाषा बनाई गई है, उसका क्या नाम है, हिंदुस्तानी भाषा। जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग भी एक दिन में पता नहीं कितनी भाषाओं का यूज़ करते हैं, ज़रूरी तो नहीं हम लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं, उसमें उर्दू भी मिक्स है, उसमें फ़ारसी भी है, उसमें अरबी भी, कितने सारे शब्द बोलते हैं अलग अलग भाषाओं के, ठीक है बेटा। आगे देखो 95 निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, भाई जो स्त्री की विशेषता बता दो, स्पर्श, टच करना। अच्छा इसको बोल के देखो कि तुम मुझे स्पर्श कर रहे हो, तो जो हो शब्द लास्ट में आ रहा है ये किसके लिए इंडिकेट होता है, ये ज़्यादा पुरुष के लिए, तो ये आपका होगा नहीं। लेख, उसने एक लेख लिखा, अब ये तो नहीं बोलेगा उसने एक लेख लिखी, उसने एक लेख लिखा, ठीक है। गरिमा, वह गरिमा बनाए रखी, उसने अपनी गरिमा को बनाए रखा नहीं, उसने अपनी गरिमा को बनाए रखा या रखी, मोस्टली रखी आते, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग, और गरिमा एक नाम भी होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। 96 में क्या कह रहा है, तत्सम और तद्भव। बेटा तत्सम और तद्भव की मैंने एक वीडियो डाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं, वो भी 5 से 6 मिनट की है, उसको देख लेना, वहाँ सब कुछ दिया है। जैसे तद्भव नहीं है, पहले ये आपको बताना है, ठीक है। तो कसौटी, काठ और कार्य, इसमें से आपका तद्भव कौन सा नहीं है। अब जैसे कार्य है आपका, कार्य आपका क्या है, तत्सम शब्द है, कार्य का नया करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम, काम आपका क्या हो जाएगा, तद्भव, तो यही आपका आंसर है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, काठ, काठ का क्या हो जाएगा, कास्ट, काठ आपका क्या है, तद्भव है, और कास्ट आपका क्या है, तत्सम है। ध्यान रखना, देखो यहाँ शाह आ गया आधा, ये शाह आधा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, तो ऐसे भी याद रखना, ठीक है। आगे आगे एक शब्द अच्छा मैं और बता दूँ, बहुत कई बार पूछा गया, जैसे एक आता है कथानिका, ठीक है, कथानिका, कथानिका क्या है, कथानिका एक तत्सम शब्द है, ठीक है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कहानी। भाई अब कथानिका कौन कहता है, अब हम लोग कहानी कहते हैं, और धीरे धीरे कहानी भी चलन में बंद हो गई, क्योंकि भैया हम लोग इतना बिजी लाइफ हो गई, नाना नानी के घर आना जाना नहीं है ना, नानियाँ कहानी सुनाती थी कि नहीं सुनाती थी, बहुत मिस करते हैं हम लोग वो दिन, ठीक है। आगे देखो 97, आगे 97 में कह रहा है कि शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे आए, ठीक है,
उपसर्ग नहीं है। देखो अब जैसे विरासत, व्यापार, वीक्षिक, अब देखो जैसे क्या है, इस सब ये किस उपसर्ग से बनी है, वे उपसर्ग से बने। व्यापार व्यापार है, वीक्षक है, विरासत में, ठीक है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, विरासत में आपका उपसर्ग नहीं है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वा में वी है, इसमें भी व्यापार में भी वी है। 98 में देखो केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति के लिए, कृति मतलब उनकी जो लेखनी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो अपूर्वा के लिए, ठीक है, किसके लिए, अपूर्वा के लिए। एक आपका इनका इनकी केदारनाथ अग्रवाल की और भी कुछ कहानियाँ बता रही हूँ, कविता संग्रह है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनकी एक जो कविता है, इसको सोवियत लैंड में नेहरू पुरस्कार, और अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, अपूर्वा को कब मिला है, 1986 में, ठीक है, और फूल नहीं रंग बोलते के लिए नेहरू पुरस्कार, ठीक है। समझ में आ गया। और इसके अलावा इनको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिल चुका है, तुलसी पुरस्कार मिल चुका है, ये कई पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। तो फिलहाल तो मैं अपूर्वा के बारे में, और ये भी पता रखना है कि केदारनाथ अग्रवाल ने अपूर्वा लिखी है। फूल नहीं रंग बोलते ये भी किनकी है, इन्हीं की है, किसकी, केदारनाथ जी की। और गुलमेहदी भी किसकी है, अग्रवाल जी की, ठीक है, इन्हीं की है, ठीक है, समझ में आ गई। तीनों जो आपको दिखाई दे रही हैं, अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते, गुलमेहदी, ये तीनों। लेकिन आपको ये पूछा अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, साहित्य अकादमी, तो वो इनको केवल अपूर्वा के लिए दिया गया, ठीक है। 99 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम के लिए मैंने आपको भेद बताए थे, सर्वनाम के 6 भेद होते थे। तो देखो रोग सर्वनाम शब्द नहीं होगा, नींद सर्वनाम नहीं होगा, कौन आपका सर्वनाम है, वो भी कौन सा सर्वनाम है बेटा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैंने कहा जहाँ भी आपको प्रश्नवाचक शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए, प्रश्नवाचक शब्द दिख जाए, और आपसे जब सर्वनाम पूछा जाए तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे लिखा है राम सेब खाता है, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, ठीक है, राम सेब खाता है। तो आंसर आपका है पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से एक भी नहीं। देखो राम सेब खाता है में सकर्मक क्रिया है, ठीक है, अगर ये होता राम खाता है, केवल ये होता राम खाता है, तो देखो तो आपकी अकर्मक क्रिया होती। अब राम खाता है, क्या खाता है, सेब, तो आपका निकल के आया, कर्म निकल के आया, तो ये आपका हो गया वो सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो यही तो पूछा है। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है बेटा, एक क्रिया से पहले, यानी कि एक काम, एक क्रिया हो पाई, फिर उससे पहले एक और क्रिया आ गई, तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया जिसमें आपका कर्म ना हो, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे है सारंग ले सारंग चली कई सारंग को ओट, सारंग ले सारंग चली कई सारंग को ओट, सारंग झीनो पाए के सारंग कई गई चोट। इसमें अलंकार पूछा है, क्या पूछा है बेटा, अलंकार पूछा है। तो देखो एक, अब इसमें यमक अलंकार है, थोड़ा सा यमक अलंकार को देख लो। यमक अलंकार में क्या करा है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब तुम देख रहे होगे ना, जैसे आपका सारंग शब्द है, ठीक है, सारंग शब्द एक जगह ये आया सारंग शब्द, एक जगह ये आया सारंग, एक ये आया, एक ये आया, एक ये आया, यानी कि लगभग कितनी बार है, यानी कि 5 बार आपका सारंग शब्द आया है। लेकिन इनके अर्थ 5 बार, इनके अर्थ कैसे हैं, इनके अर्थ कैसे आ रहे हैं बेटा, इनके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। यानी कि जब एक ही शब्द बार बार आए और उनका अर्थ अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है बेटा, यमक अलंकार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिया उत्प्रेक्षा अलंकार दिया है। उत्प्रेक्षा अलंकार समझ लो, जब समानता होने के कारण उपमेय और उपमान के होने की कल्पना की जाए, जैसे सिर फिट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, वही अरुण रंग का घड़ा, अरुण मानो सूर्य होता है, सूर्य के रंग जैसा घड़ा हो, ये क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में तो मैंने कुछ आपको वर्ड्स बताए थे, जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, ये ऐसे ये वर्ड्स आ जाए, तो ये वर्ड्स अगर उसमें चौपाई में दोहा में आ जाए तो डेफिनेटली आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, ठीक है। 102 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदार का विलोम है, उदार, उदार का देखो नम्र होगा नहीं, कोमल होगा नहीं, क्या हो जाएगा, कठोर, ठीक है। आगे देखो, आगे है जंगम का विलोम, जंगम का हो जाएगा स्थावर, ठीक है बेटा। आगे 104 में क्या कह रहा है, स्त्रीलिंग कौन सा है,
कौन सा स्त्रीलिंग है, तो आय, आय स्त्रीलिंग है, जबकि विवाद और सार आपके क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है। 105 में क्या कह रहा है कि आप, एक मिनट बेटा क्वेश्चन पूरा सेट कर लो। ठीक है, ये थोड़ा सा इतना रखती हूँ। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, में उधर लिख दे रही हूँ बेटा, दरवेश लिखा है। ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा किसी निर्धन के घर, यानी निर्धन मतलब किसी गरीब के घर भिखारियों की भीड़ होना। भाई वो पहले से गरीब है, उसके यहाँ और भिखारी खड़े मांगने के लिए, तो इस यहाँ किसका अर्थ हो गया, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम जल्दी से करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन अभी हम किस पे आ गए, 106, क्वेश्चन नंबर 106 पर आ गए हैं। ठीक है। आगे लिखा है, अवधि का सिला, उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही, ठीक है, द्रग जाल, इसमें धार। ठीक है। इसमें छंद कौन सा है, तो इसमें बरवे छंद है। ठीक है। कौन सा छंद है, बरवे। बरवे छंद क्या होता है बेटा, अवधि भाषा का व्यक्तिगत छंद है। बरवे छंद किस भाषा का है, अवधि भाषा का। ठीक है। जिसमें रामायण लिखी गई है, तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है। जो श्रृंगार रस के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि बरवे छंद किसके लिए प्रयुक्त होता है, श्रृंगार रस के लिए। ठीक है। श्रृंगार, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार रस के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है, इसमें कुल 19 मात्राएं होती हैं। कि बरवे में कितनी मात्राएं होती हैं, 19 मात्राएं होती हैं। और जिसमें 12 एवं 7, यानी कि 12 एंड जो 7 होती है वो यति अर्थात ब्राह्म होते हैं। ठीक है। इतना याद रखना। थोड़ा सा हम स्पीड से कर चले जाएंगे आगे। देरदा का जन्म कहाँ हुआ था, देरदा का जन्म कहाँ हुआ था, देरदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। कहाँ, ये फ्रांसीसी दार्शनिक है। ये कौन है, फ्रांसीसी दार्शनिक है। कब जन्म हुआ था इनका, 1930 में हुआ था। और बेटा 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है। आगे चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है। काल मतलब आपको टेंस समझ में आते होंगे ना, काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है। तो इसमें कौन सा काल है, तो यहाँ पे देखो अभी आपका सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। देखो पूर्ण भूतकाल तो होगा नहीं, राम गया, अब आप पहुँचा कि नहीं पहुँचा ये नहीं हो सकता। ठीक है। सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल का मतलब क्या होता है, क्रिया की समाप्ति निकट भूत में होती है। ठीक है। जैसे मैंने आम खाया है, अगर मैं कहती राम गया है तो आपका आसन्न भूतकाल होता। अब सामान्य भूतकाल, राम गया। ठीक है। सामान्य भूतकाल। आगे, राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। देखो एक विशेषण होता है बेटा, एक विशेष होता है। विशेषण को समझ लो सबसे पहले। विशेषण क्या होता है, विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताए, विशेषता बताए। ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, राम बहुत बहादुर है, तो पहले तो मुझे आपको यहाँ क्या बताना, आपको विशेष से बताना है। तो ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे राम बहुत बहादुर है, बहादुर क्या हो गया आपका, बहादुर है। भाई राम की विशेषता बताई जा रही है, तो बहादुर बेटा आपका क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। अब बहादुर कितना है, बहुत। बहादुर कितना है, बहुत। यानी कि जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। तो आपका प्रविशेषण बहुत हो गया। अब आपको ये बताना है कि बहादुर कौन है, राम। बहादुर कौन है, राम। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशेष। यही तो पूछा है, तो राम आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। आगे है, जब किसी वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष और कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य कैसा होगा। अब तुम इतना देख लो, क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग, मेन चीज़ कर्ता के अनुसार हो सब कुछ। ठीक है। जब कर्ता के अनुसार होगा तो कर्तवाच्य हो जाएगा। भाई कर्म की बात होगी, कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य मैंने आपको बता ही दिया बेटा। ठीक है। आगे देखो, इनमें से कौन सा मूल शब्द अनेकार्थी, यानी कि शब्द मूल का अनेकार्थी नहीं है, मूल का अनेकार्थी शब्द है, है पूछा है, तो देखो जड़ हो जाएगा। मूल का क्या हो जाएगा, जड़। ठीक है। आगे देखो, आगे इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, इनकी आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। देखो ये वाला आशीर्वाद कैसे पढ़े, शेर, आशीर, आ शी र आ रहा है, यानी कि रा यहाँ आ रहा है ना, री यहाँ पे आ रहा है, तभी तो ये रा हट के कहाँ पहुँच जाएगा, ये वा के ऊपर पहुँचेगा। ठीक है। तो आपका शुद्ध कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब इसको क्या पढ़ोगे भाई, इसको पढ़ोगे आशीर्वाद, वार्द, वा के बाद रा पढ़ना है आपको। इसके बाद पढ़ना है वा के बाद।
और यहाँ पे, और यहाँ तो पहले ही वो शा, तो आ के बाद रा पढ़ोगे, यानी कि आशीर्वाद, और आपका क्या होता है आशीर्वाद, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला सही। ठीक है बेटा। आगे देखो, आगे कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था, यानी कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर ग्रियेशन ने, या मिश्र बंधु ने। ठीक है, तो किसने किया था आपका, डॉक्टर ग्रियेशन ने। इनकी एक पुस्तक का नाम क्या, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनकी पुस्तक थी, किसकी, डॉक्टर ग्रियेशन की। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा गर्दन पर सवार होना। ठीक है, कहते तुम तो गर्दन पे ही सवार हो गए, इसके मुहावरे का, तो ये तो बेटा आप लोग कहीं तक कर लोगे भाई, इतना तो पढ़े लिखे हो, शुरू से पढ़ रहे हो, तो ऐसे कर लोगे, पीछा ना छोड़ना, है ना। आगे देखो, रोला छंद में कितनी मात्रा, ये अभी भी जो बीपीएससी जो पेपर लीक हुआ उसमें भी आया था कि रोला छंद में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, रोला छंद में कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं हैं, और चौपाई कितनी, 16 कितनी होती है, चौपाई होती है, यानी कि रोला सम मात्रिक छंद है। रोला कैसा है, अब थोड़ा सा रोला के बारे में बताते हैं, यानी कि ये सममात्रिक छंद है। कैसा है, सममात्रिक, यानी कि मात्राएं समान समान आती हैं। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं आती हैं, और सम चरणों में कितनी आती हैं, 13 मात्राएं आती हैं। बेटा कितनी आती है, 13 मात्राएं आती हैं। ठीक है, 11वीं और 13वीं मात्राओं पर क्या होता है, यति होता है। इस प्रकार रोला छंद में कुल कितनी मात्राएं हो जाती हैं, 24 मात्राएं हो जाती हैं। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था कि रोला छंद में कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं। इनमें पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय, मैंने अभी आपको उपसर्ग बताया था। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगे हों वो उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे लगे हों, शब्द के पीछे लगे हों, वो प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पांडित्य में देखो य, पंडित धन अ ता। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे य प्रत्यय लगा है, कौन सा लगा है, य प्रत्यय। आगे देखो, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, विद्यापति ने एक ग्रंथ लिखे हैं अवहट्ट, कितने ग्रंथों में लिखे हैं इन्होंने, ठीक है, 2 में। और विद्यापति को बेटा मैथिल कोकिल भी कहते हैं, विद्यापति को क्या कहते हैं, मैथिल कोकिल भी कहते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं कोई मैं बना के नहीं लाई हूँ अपनी तरफ से बेटा, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने अच्छे से सेट कर लिए अपने दिमाग में, तो आप डेफिनेटली आप कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर लोगे। ठीक है, अब इन्होंने संस्कृत, मैथिली और अवहट्ट की रचनाएं की है। इन्होंने अवहट्ट में भी की हैं, इन्होंने संस्कृत में की, और इन्हें मैथिली भी की है, इसलिए तो इनको मैथिल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, अगला, इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। मैंने आपको बताया था जहाँ अपने लिए बात हो रही, भाई आज अपनापन कहाँ है, ये नहीं है, यह समस्या मैं अपने, मैं आप ही हल कर लूँगा, मतलब खुद के लिए बात कर रहा है, मतलब स्वयं कर लेगा, स्वयं कर लेगा। जहाँ खुद के लिए बात हो तो वो कहाँ हो जाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम। ओके बेटा, आगे देखो, मुझे नहीं लगता कि आज मैं 150 क्वेश्चन कंप्लीट करवा पाऊंगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें, 113 में, हाँ ये हो गया, एक मिनट अपना बेटा, 14 ये हो गया, हाँ इधर आ जाओ, इधर 19 119 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इसमें क्या है, इसमें व्युत्पत्ति के विचार के शब्दों में कितने भेद हैं, यानी कि जो व्युत्पत्ति होती है उसके विचार, उसके आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। बेटा शब्दों के 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, कौन कौन से, रूढ़, इसको व्युत्पत्ति भी कहते हो, कहीं कहीं इसको उत्पत्ति भी लिखा आता है, तो ध्यान रखना दोनों में से या तो ये आएगा या तो ये आएगा। कोई भी शब्द आ जाए आपके कितने प्रकार के होंगे, 3। रूढ़ शब्द हो गया आपका, इसके बाद आपका यौगिक हो जाएगा। ठीक है, इनको भी एक्सप्लेन, अब मैं किसी दिन एक क्लास लूँगी, इन सारे वर्डों को एक्सप्लेन कर दूँगी। और थर्ड आपका हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। ठीक है बेटा। ओके, तो आपका 3 हो जाएगा, आपका आंसर 3। ठीक है, आगे देखो, क्रिया के संदर्भ में, यानी क्रिया के बारे में बात हो रही, वर्ब, इंग्लिश में वर्ब पढ़ी होगी, के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो क्रिया के बारे में कौन कौन सी बातें कही जा रही, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा छोटा कर दी, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आता है, एक मिनट बेटा, हाँ जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर
उसी क्षण में दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, ठीक है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाई थी। फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका थर्ड वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इनमें से क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है? क्रियार्थक संज्ञा यानी कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यानी कि क्रिया का अर्थ देने वाला शब्द क्रिया के रूप में होते हुए भी संज्ञा का अर्थ देता है, ठीक है। संज्ञा का, अब जैसे टहलना आपको पता है क्रिया एक वर्ब होती है, टहलना वॉकिंग करना, वॉक करना, इंग्लिश में कहते हैं ना वॉक। वॉक क्या है? वॉक एक वर्ब है, लेकिन अभी यहाँ किसका साउंड दे रहा है? भाई किसकी तरह प्रेजेंट हो रहा है? ये सब्जेक्ट की तरह, यानी कि कर्ता की तरह, भाई कर्ता की तरह आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। कैसे? एज ए नाउन प्रेजेंट हो रहा है ना बेटा, ठीक है। आगे देखो, उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? यानी कि उपमा अलंकार तो भाई कालिदास, महाकवि कालिदास संस्कृत के ये प्रसिद्ध मतलब विद्वान कह सकते हैं हम लोग, है ना, संस्कृत के, है ना, संस्कृत के विद्वान है। इन्हें उनको उपमा अलंकार का इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं देख लो बेटा, कालिदास की कई बार पूछी आती है, ठीक है। तो कालिदास की रचनाएं हैं आपकी रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम तो सबको पता होगा इनकी, है ना, कई बार पेपर में आ चुकी है, यहाँ तक कि यूपीपीसीएस के पेपर में तक आ गई, बीपीएससी का तो छोड़ो। रघुवंश, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसकी? कालिदास की रचनाएं हैं। आगे देखो, आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द समास का विपर्यार्थक है? देखो समास, एक समास विग्रह सुना होगा, तो समास का यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। विच्छेद, विच्छेद का संधि कहते हैं ना, संधि विच्छेद कर दो, ठीक है। फिर संधि, संधि लिखा तो संधि का क्या हो जाएगा? विग्रह, संधि का विग्रह, ठीक है। आगे देखो, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय, अप्रमेय का मतलब क्या होता है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके।